नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वशा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं अरे यायावर रहेगा याद, जो आगे का यात्रा वृत्तांत है, जो लगभग 8 भागों में विभाजित है। हमने उसके 7 भाग देखे हैं। आज हम उसका अंतिम भाग, जो देवताओं के आंचल में, इस शीर्षक से है। इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक ने जो यात्रा अनुभव किया है उसको हम देखेंगे। यह यात्रा अनुभव जुलाई 1935 का है। आरंभ में लेखक ने अपने और पुलिस के रिश्ते के बारे में कुछ अपने अनुभव बताए हैं। उनका और पुलिस विभाग का हमेशा वास्ता पड़ता है, तब लेखक को अपमान की आग में जलना पड़ा है, ऐसा लेखक बताते हैं। पुलिस की ही कृपा से लेखक 4 साल जेल में भी रहे हैं। लेखक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति है, उन्हें किसी की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। लेखक ने अपनी यात्रा रात 11 बजे लाहौर से आरंभ की थी। रेल से जोगेंद्र नगर वे पहुंच जाते हैं, जहां बिजली घर है। नदी के पानी से बिजली तैयार होती है। लेखक यह स्थान अपने छात्र जीवन में भी देख चुके थे, इसलिए वहां ज़्यादा समय वे न रुकते हुए मंडी जाने वाली मोटर में बैठकर देवताओं की आंचल कुल्लू की ओर वे चल पड़े। कुल्लू जाते समय भौगोलिक वातावरण का वर्णन भी हमें यहाँ मिलता है। पृथ्वी और आकाश को देखने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। लारी में बैठकर वह लेखक कुछ तुकबंदी की कड़ी जोड़ने लगते हैं, कविता करने लगते हैं, यात्रा का वर्णन करने लगते हैं, पूरी तुकबंदी याद कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही वह पड़ा पर पहुंच जाएंगे उसे वह लिख लेंगे, ऐसा उनको लगता है। लेखक अपने छोटी बहन को वचन देकर आए थे, क्योंकि अपने बहन को वो साथ लेकर नहीं आ सकते थे। रोज की यात्रा का वर्णन वे लिखते रहेंगे। 4 घंटे की यात्रा के बाद वे मंडी पहुंच गए। डाक बंगला दूर था, कुली सामान उठाकर ले जाता है। उस डाक बंगले का वर्णन भी लेखक ने इस यात्रा अनुभव में किया है। वह लकड़ी के 2 मंजिले मकान थे। किवाड़ तो कोई थी नहीं। नीचे बाजार का चौक था, सामने मंडी के महाराजों का पुराना महल, जहां वर्तमान में कचहरी है। बिस्तर पर लेटकर अपने बहन को वह पत्र लिखते हैं। रास्ते में जो उन्होंने कविताएं याद कर ली थी वह लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ जो पंक्तियां हैं वह भूल जाते हैं, याद करने की कोशिश भी करते हैं। जब बाहर से आवाज आई तो लेखक ने आंखें उठाकर देख लिया। कमरे में छोटी छोटी 2 लड़कियां प्रवेश करती हैं और बिना बोले ही एक एक गजरा, फूलों की माला दोनों भी लेखक के गले में डाल देती है, फिर अपने स्थान पर आकर खड़ी हो जाती है। लेखक ने दोनों को कुछ पैसे दिए। लेखक फिर लिखने के लिए बैठे, लेकिन उनका मन नहीं लगा। लेखक आगे उस मंडी का वर्णन भी करते हैं। सुबह होते हैं, सुबह अपने रहे हुए डाक बंगले का किराया देकर या कुली का किराया चुकाकर वे आगे के लिए निकलते हैं। वहाँ सुंदर एक देवस्थान का मंदिर है, वहाँ वह पहुँच जाते हैं। वह देखते हुए जैसे ही मंडी के राजा अपनी अविश्वसनीय रानी को कैद कर रखते थे, ऐसे वो महाल भी उस पहाड़ पर जाकर देखते हैं। उसको देखते हुए गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। लेखक कहते हैं, यहाँ से देवताओं का आंचल आरंभ होता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश जाते समय व्यास नदी का एक रस्सी का झूलना पुल पार करना पड़ता है, जिस पर से लारी का जाना खतरनाक है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता है। चौकीदार की अनुमति के बिना कोई उसे पार नहीं कर सकता, आर पार नहीं जा सकता। करीब 10 बजे ये लोग ओट पहुंचते हैं। ओट एक स्थान का नाम है। वहां से एक सड़क शिमला जाती है। पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए ये बड़ा आकर्षण का केंद्र है, आकर्षण का स्थल है, ऐसा लेखक कहते हैं। आसपास का सौंदर्य अभी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है, ऐसा लेखक को लगता है। आगे एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत हैं, जिनकी उष्णता कम ज़्यादा होती रहती है। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का एक स्थान है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के लोगों के अपने अपने देवता हैं। अनेकों मंदिर हैं। साल में एक बार पालकी में बैठकर सभी देवताओं को कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए लाया जाता है। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और उस विराट देव सम्मेलन के कारण ही
इस कुलू प्रदेश का नाम देवताओं का आंचल पड़ा है। ये सब आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। वे आर्य थे या नहीं, इस बात का कोई झगड़ा यहाँ नहीं होता, लेकिन आर्य धर्म के जिस रूप को हिंदू धर्म ने जाना है वह यहाँ विजेता के रूप में आया है। बाहर से आए हुए विजेता यहाँ शासक बनकर बस गए। यहाँ देवी देवताओं से भी अपने अधिदेवता जो राम की अधीनता स्वीकार करते हैं। यहाँ दशहरे के दिन विजय राम का जो उत्सव होता है, उस उत्सव में आसपास के सभी देवी देवताओं को रथों में बैठकर लाए जाते हैं। इसमें लेखक को प्राचीन विजय का सांकेतिक रूप दिखता है। इस विराट उत्सव में हजार हजार तक देवता शामिल होते हैं। यहाँ जो हिंदू धर्म का रूप मिलता है वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता, ऐसा लेखक कहते हैं। कुलू प्रदेश में व्यास कुंड, व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान हैं। पांडवों के मंदिर है। भीम की पत्नी हिडिंबा देवी की पूजा भी होती है। भारत में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मानवता का जो स्वयंभू मनु भगवान आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित होकर पूजा जाता है। दशहरे के अवसर पर उत्सव के साथ बड़ा भारी मेला लगता है। साल भर का व्यापार एक ही दिन होता है। यहाँ के मेले का वर्णन भी लेखक ने किया है। देशी अंग्रेजी दुकानों होटलों की बात ही कुछ अलग है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक उस दिन कुल्लू में 2 घंटे ठहरे, भोजन करके फिर लारी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। मनाली देवताओं के आंचल का ऊपरी हिस्सा है। कुल्लू से 23 मील दूर है। जाते समय एक बस्ती और स्कूल का वर्णन भी वहाँ मिलता है। व्यास नदी के बहाव के कारण भूमि कटकर समतल हो गई है। कटराई सबसे सुंदर स्थान है। वह कटराई एक स्थान का नाम है, सुंदर स्थान है। यहाँ घाटी से सब खेत खलियान का मनोरम दृश्य दिख पड़ता है। कटराई से 2 मील चढ़ाई पर नगर है जो कुल्लू की पुरानी राजधानी है। यहाँ पुराने राजाओं के महल और अनेक दर्शनीय इमारतें, कुछ प्राचीन मंदिर भी है। वहाँ महादेव का एक मंदिर सौंदर्य के दृष्टि से अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो रूसी कलाकार रोएचिच ने स्थापित किया था, जिसका काम हिमालय की भाषाओं, जातियों, लोक साहित्य और वनस्पतियों के संबंध में अनुसंधान किया जाता था। कटराई से आगे जो कलात स्थान में एक गर्म पानी का कुंड है जिसमें गंधक और अन्य रसायन काफ़ी मात्रा में मिलता है। यूरोप में ऐसा कुंड होता तो यहाँ स्नान के लिए स्थान और सफाई का प्रबंध किया जाता, लेकिन यहाँ आमतौर पर पहाड़ी स्त्रियाँ अपने कपड़े धोती दिखाई देती है, ऐसा लेखक कहते हैं। मनाली या मुनाली का यह नाम मुनाल नामक पक्षी से आया है। हिमालय का फेजेंट जाति का यह पक्षी अत्यंत सुंदर है। इस संबंध में वहाँ के रहवासी अनेक कहानियाँ बताते हैं। समतल भूमि पर रहने वाले लोग मनाली को वहाँ के सेबों के कारण जानते हैं। लेखक कहते हैं कि सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है। यहाँ सेबों की विशेषता लेखक ने बताई है। यहाँ फलों के संबंध में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होता जैसे अमेरिका में होता है, ना ही संगठित काम किया जाता है। फिर भी यहाँ विशेष स्वाद और खुशबू से अपूर्व रस पैदा करने वाले सेब मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि शीघ्र ही जापानी फल यहाँ के सेब या जापानी को यहाँ के सेब मात कर देंगे। मनाली में 2 बस्तियाँ हैं, एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोग, दूसरे उसके करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव के लोग रहते हैं। बाजार वाली पहली जो बस्ती है उसे दाना कहते हैं। जो बाहर से आकर रहे वाले लोग हैं उसे दाना कहते हैं। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतंग की जोत से होकर लाहौर चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है जहां गर्म पानी के कुंड है और वशिष्ठ का मंदिर है। कहा जाता है वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए हैं। उनकी पाषाण मूर्ति की पूजा की जाती है। यहाँ के पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है और वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है।
व्यास नदी का अपना एक विशेष स्थान है। व्यास मुनि के स्थान से व्यास नदी का उद्गम है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, ये देखने की चीज़ है। कहीं कहीं तो नदी एक 8-10 फुट चौड़ी दरार में घुस जाती है और 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। केवल पानी का स्वर सुनाई देता है। व्यास नदी की तीव्रता इसमें समझ आती है। रोहतांग की जोत की दूसरी पार जो है उसमें व्यास नदी की जो तीव्रता है, कोकसर का पड़ाव भी है। यानी रोहतांग की जोत की दूसरी पारी पर एक कोकसर नाम का पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का दृश्य दिखता है। लेखक कहते हैं कि ऐसा दृश्य मैंने दूसरा नहीं देखा जिसका वर्णन नहीं हो सकता है और ना ही चित्र खींचा जा सकता है। दाना के दूसरी पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडम्बा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने हुए वृक्ष के आसपास बना हुआ एक लकड़ी का 5 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। 5 मंजिला है। इस मंदिर के द्वारों पर नक्काशी का काम जो कई 100 बरस पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ दिखाई देता है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जिसके आकार के कारण उसे देवी का चूल्हा कहा जाता है या देवी के चूल्हे के नाम से वो जाना जाता है। कहते हैं हिडम्बा देवी उस चूल्हे पर मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली के बस्ती के ऊपरी छोर पर जो मनुरिखी का मंदिर है, लेखक की मोटार दाना स्थान पर पहुंची तो उनके परिचित बेनिन बंधु उन्हें लेने आए थे। उन बेनिन भाइयों के पिता कर्नल बेनिन उस प्रदेश में आकर बसने वाले सबसे पहले विदेशी सज्जन थे। उन्होंने यही शादी की थी और यही बस गए थे। मनाली में सेबों का पहला बाग इन्होंने लगाया था। अब उनके पुत्र भी पिता का आदर्श पाल रहे हैं। लेखक अकेले थे, इसलिए बेनिन बंधु ने उनके लिए मनाली गांव के सिरे पर ही एक छोटा सा मकान ठीक कर दिया था। उसका जो कमरे का वर्णन, वहाँ का वातावरण, इसका भी वर्णन लेखक ने बहुत ही बारीकी से इसमें किया है। वहाँ के एकांत को देखते हुए लेखक को लगा कि एक उपन्यास पूरा लेंगे, क्योंकि उपन्यास का ढांचा पहले से ही जेल में लेखक तैयार कर चुके थे। मनाली स्थिति के कारण उसका सौंदर्य, देवताओं के आंचल का सुनहरा ऊपरी छोर, वहाँ की स्मृतियाँ सब ताज़ा हो आती है और वहाँ एक एक दिन स्मरणीय होता है, जिसकी छाप आत्मा पर डालती ही जाती है। और ये सब बातें याद करते हुए लेखक लिखने बैठ जाते हैं। यहाँ ये अरे यायावर रहेगा याद का देवताओं की आंचल में समाप्त हो जाता है और आगे का यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद, ये भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।